नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपके सीडीपी की जो क्लास है, ये जो क्लास आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है, ये आपके सुपर टेट यूपी टेट दोनों के लिए एकदम बेस्ट क्लास है। तो आप अगर पहले यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास पढ़ सकते हैं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास आप बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर पहले यूपी टेट के लिए आप पढ़ा रहे हैं या सुपर टेट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस दी गई हैं कि किस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। तो वहां पे कंपैरिजन करिए और यहां से आकर के आपको क्या करना है, क्लास लेना। और मेरी गारंटी है कि इस क्लास के बाद, ठीक है, इस क्लास के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन सृजनात्मकता से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो एकदम धैर्य बनाइए, दिमाग में एकदम रख लीजिए कि आज फोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बाल विकास के नाम से आपको यूपी टेट सुपर टेट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से बाकी की जो 11 वीडियोज हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। फिर ये आपकी 12वीं क्लास यहां पर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमारे जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, आप वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और केवल एक काम करना है कि अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे क्रिएटिविटी पे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो आपका शब्द है ये बना कैसे, ठीक है, एक एक चीज। चलिए आप शुरू करते हैं। सृजनात्मकता इंग्लिश में आपको क्रिएटिविटी मिलेगी। अब सबसे पहली चीज आती है कि ये शब्द कैसे आया, है ना। तो शब्द जो है अंग्रेजी का एक शब्द है क्रिएटिविटी, उसी से बना है, आप देख सकते हैं। और अगर इसका हम अर्थ देखें तो अर्थ हमारा क्या निकलता है, अर्थ निकलता है कि सृजन करना। अब सृजन करना का मतलब क्या होता है कि बनाना। जैसे सृष्टि का सृजन किसने किया, ब्रह्मा जी ने किया, मतलब कि सृष्टि को किसने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया। उसी तरीके से कुछ नया बनाना, है ना, कुछ नया करना, नया बनाना क्या होता है, वही आपका होता है सृजन करना, अर्थात वही आपका सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। अब यहां पर अगर हम शब्द की बात करें तो सृजनात्मकता या सृजनशीलता जो होती है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। किससे किससे, एक है सृजन और एक है शीलता। जैसे सृजनशीलता की बात करें तो सृजनशीलता, दो शब्द इसमें बनते हैं। तो जो सृजन का अर्थ होता है, सृजन का अर्थ होता है ना कि निर्माण करना। जैसे सृष्टि का निर्माण मैंने बताया, तो निर्माण करना या बनाना उसको, ठीक है। और शीलता का अर्थ क्या होता है कि इसकी योग्यता, क्षमता, या आप उसे स्किल कह सकते हैं, कौशल कह सकते हैं। तो ये चीज आपके समझ में आई। सृजन का मतलब निर्माण करना और क्या होता है, शीलता का मतलब होता है कौशल, मतलब कि कुछ नया बनाने का जो कौशल है, कुछ नया करने की जो योग्यता है, वही क्या हो जाएगी, सृजनशीलता हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए सृजनात्मकता की अगर आपको जो किताबी परिभाषा एक देखना चाहें अगर, तो यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, जैसे होता है कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग तरीके से काम करना होगा, कुछ नया बनाना, पारंपरिक तरीके से नहीं, एक नए तरीके से कुछ आप कर रहे हो, तो वही क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा। जैसे किसी चीज का आविष्कार करना, खोज करना नहीं, आविष्कार करना। खोज करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज खो गई है या कोई चीज पहले बन चुकी है, उसको आपने ढूंढ लिया, वो खोज हो गई। आविष्कार का मतलब नई चीज कोई बनाना, है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके सृजनशीलता में सृजनात्मकता वही आपकी कहलाएगी, ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न भी एक पूछा गया था, वो मैं प्रश्न आपको बताता हूं। देखिए यहां पर पूछा गया था कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न नहीं, ये नहीं है, हाँ, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता। सेम चीज पूछी गई थी, यूपीटीईटी में ही पूछी गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पर हम परिभाषाओं को कुछ देख लेते हैं, क्योंकि यूपी टेट में सृजनात्मकता से संबंधित परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की परिभाषा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी की परिभाषाएं भी आपको कोड वर्ड में लेकर के चलनी होंगी। कैसे, ध्यान से समझना है आपको। देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़िए तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाती हैं। जैसे आप सृजनात्मकता पढ़ रहे हैं तो सृजनात्मकता आपको पढ़नी है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है।
एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि सृजनात्मकता के जो जनक हैं वो कौन है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप, सृजनात्मकता के जनक कौन है, तो ये है टॉरेंस। कौन है? सृजनात्मकता के जनक है टॉरेंस या टोरेंस, जो भी आपको मिल जाएगा आप तुरंत उत्तर मारिएगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के जनक कौन हो जाएंगे? टॉरेंस हो जाएंगे। अभी जब हम लोग आएंगे आगे सृजनात्मकता परीक्षण देखेंगे तो वहां पर इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो जनक का नाम आपको याद हो जाना चाहिए, टॉरेंस। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करते हैं परिभाषा। रूस के अनुसार परिभाषा क्या है कि सृजनात्मक मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की जो है, आगे कोई चीज वहां पर छिप गई है, रुकिए एक मिनट, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं, ये इन्होंने कहा ना कि जो सृजनात्मकता है वो क्या है? मौलिकता है। अब यहां पर बात आई मौलिकता क्या है। फिर मौलिकता का मतलब ये होता है कि जो अपने मूल रूप में हो। मूल रूप का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पहले नहीं हुआ हो, अब जाकर के पहली बार जो बनाया गया वो मूल रूप में होता है, वही आपकी क्या हो जाएगी? मौलिकता हो जाती है। तो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। तो मैंने बताया ना, मौलिक होना चाहिए, मतलब कि एकदम नया निर्माण कोई होता है, वही सृजनात्मकता कही जाती है। तो ये क्या होगी? जब किसी चीज में मौलिकता होगी तो वही क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता कहलाएगी। आपको क्या करना है? मौलिकता ध्यान में रखना है और रूस को पकड़ लेना है। ठीक है, तो क्या करना है? अब एक चीज आपको मैं पहले भी बता दे रहा हूं, देखिए, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। आपने संविधान पढ़ा होगा, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। अब जो मौलिकता की बात कर रहा है वो तुरंत आप कहेंगे कि रूस। तो ये आपका ट्रिक बन गया ना। तो सृजनात्मकता को किसी ने मौलिकता बताया तो आप तुरंत मारेंगे कि कौन है वो? महोदय रूस हो गए। अगले क्रो एंड क्रो, इनके अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अब देखिए, समझिए क्या कहा इन्होंने। इन्होंने कहा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में किसी बालक से कहिए कि इसके बारे में कुछ विचार अपने बताओ, है ना। अब बालक क्या करता है? उसको देखता है और कोई विचार उसके मन में ऐसा विचार आता है जो क्या होता है? मौलिक होता है। मतलब कि वो विचार पहले किसी के मन में नहीं आया होता है, तो वही क्या होगा? मौलिक परिणाम हो जाएगा। अब मौलिक परिणामों को जो व्यक्त करेगा वही क्या हो जाएगा? वो मानसिक प्रक्रिया जो होगी वही सृजनात्मकता कहलाएगी। तो आपको क्या करना है? क्रो एंड क्रो का ध्यान में रखना है कि मौलिक परिणाम की बात किया है इन्होंने। क्या किया है? मौलिक परिणाम की बात किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां मौलिकता है और यहां मौलिक परिणामों की बात की गई, और इन्होंने कहा ना कि एक मानसिक प्रक्रिया है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि मौलिक परिणाम की एक मानसिक प्रक्रिया। तो दो चीजें आपको मिल गई कि एक मानसिक प्रक्रिया हो गई और एक मौलिक परिणाम, ये क्रो एंड क्रो में। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, देखिए मैं चाहता तो लाइन ऐसे लाइन बाय लाइन में पढ़ के आगे बढ़ जाता, हो सकता है कि मेरी कोई बात आपके दिमाग में क्लिक कर गई हो और वो परीक्षा में आपको याद आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं इस चीज को बार बार बता रहा हूं आपको। अब आगे देखिए, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन संरचना या उत्पादन में होती है। तो ड्रेवर ने क्या कहा? ड्रेवर ने कहा कि नवीन संरचना, सारी चीजें वही होंगी, हर जगह आपको मौलिकता या तो नवीनता ही मिलेगी, क्योंकि सृजनात्मकता होती ही यही चीज है ना। तो यहां पर आपको क्या मिला? नवीन संरचना या उत्पादन को ही क्या इन्होंने कह दिया? इन्होंने सृजनात्मकता कह दिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जेम्स ड्रेवर, तीन ही लोग हैं, एक में मौलिकता तो रूस हो गया, मौलिक परिणाम को मानसिक प्रक्रिया बताया सृजनात्मकता को, तो ये क्रो एंड क्रो हो गए, और एक आपका हो जाएगा जिन्होंने उत्पादन कह दिया है सृजनात्मकता को, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जेम्स ड्रेवर। आपका काम क्या है? केवल यही शब्द, ये शब्द आपको लिख लेना है अपने। देखिए मैं तरीके भी बताता हूं आपको, इसलिए क्योंकि मैंने वही फॉलो किए हैं। आपको क्या करना है, मैं एक बेहतरीन चीज आपको बताता हूं परिभाषाओं को याद करने के लिए। अब जैसे आपके दिमाग में आया ना कि तीन जो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, अब आप ऐसे तीनों के नाम, जैसे आप रूस का नाम लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद क्रो एंड क्रो का नाम कर लीजिए, क्रो एंड क्रो का नाम कर लीजिए। अब इनके सामने क्या आपको करना है? आपको एक ही काम कर लेना है दोस्तों कि जो है तुरंत आप क्या करिए, शब्द केवल इसके सामने लिख लीजिए। अब आपकी परिभाषा तैयार होने के कगार पर आ जाएगी। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए अब फटाक से एक क्वेश्चन का आंसर जितने भी आप लोग देख रहे हैं इस समय, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए।
जब भी आप ये क्लास देख रहे हो, मैं ये सारी चीजें इसलिए पूछता हूं ताकि आपका दिमाग वहां पर क्या करे, काम करता रहे, ऐसा ना हो कि आपका दिमाग बंद हो जाए। चलिए बताइए, सृजनात्मकता के जनक कौन है? सृजनात्मकता के जनक, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, सृजनात्मकता के जनक कौन है। तो आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से अब लिख देना है, ठीक है, आ जाना चाहिए। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं सृजनात्मकता के तत्व। अब आपका काम एक बनेगा, क्या बनेगा? आप ऐसे हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, सृजनात्मकता। अब जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सृजनात्मकता में, सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए शॉर्ट नोट में। कैसे? सृजनात्मकता क्या है, उसके जनक कौन है, उसके बाद आएंगे परिभाषाएं। परिभाषाएं कैसे, मैंने आपको बताया, क्रो एंड क्रो लिखिए, मौलिक परिणाम, मानसिक योग्यता हो गई। उसके बाद इस तरीके से आप उनकी परिभाषाएं बनाइए और नीचे अब आपका काम होगा सृजनात्मकता के तत्व, ठीक है। ये प्रश्न यहां से यूपीटीईटी में पूछा जा चुका है। किसमें पूछा जा चुका है? यूपीटीईटी में प्रश्न पूछा जा चुका। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि जो सृजनात्मकता के निम्न में से कौन जो है सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो 4 आपके सामने ऑप्शंस होंगे, 3 इसी में से रहेगा और 1 आपका अलग हो जाएगा। हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज आपको मिल जाए जो इन चारों में से ना हो, लेकिन फिर भी वो इसी के सृजनात्मकता के अंतर्गत ही आती है। जैसे एक प्रश्न पूछा था, इसमें उसमें दिया था जो है प्रवाह दिया था, मौलिकता दिया था और एक उत्पादन दे दिया था, है ना। तो आपके समझने के ऊपर है। अभी आपने ड्रेवर की परिभाषा में पढ़ी ना कि उत्पादन, सृजनात्मकता क्या है, उत्पादन से संबंधित है, तो आप तुरंत उत्तर लगा देंगे भाई उत्पादन भी तो इसी में आता है। चलिए अब एक एक चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। जो आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं उसमें कुछ फिगर्स भी रहेंगे, इसमें मैं फिगर नहीं रख पाया था तो इसीलिए आपकी क्लास डायरेक्ट इसी तरीके से मैं कर रहा हूं। बाकी नोट्स में आपको फिगर भी मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं उसमें ऐड करके आपको दूंगा, ठीक है। अब चलिए यहां पर सृजनात्मकता के मुख्य तत्व, ठीक है। तो मुख्य 4 तत्व मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और यही आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है आपकी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है प्रवाह, ठीक है। अब देखिए प्रवाह का मतलब क्या होता है, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीके से प्रवाह को लेकर के, या इन चारों में से किसी के साथ भी। जैसे फ्लुएंसी का मतलब है कि किसी बालक को आपने कोई चीज दिखाई, ठीक है, किसी बालक को आपने कोई चित्र दिखा दिया, कोई आकृति दिखा दी, कोई वस्तु दिखा दी, अब आपने कहा कि इसके बारे में अपने विचार दीजिए, है ना। अब वहां पर क्या होगा, कोई बालक एक विचार देने में 5 मिनट लगा रहा है और कोई बालक 1 मिनट में 5 विचार दे रहा है, और उसका जो विचार होगा ना वो केवल एक बिंदु को लेकर के नहीं होगा, वो अलग अलग चीजों को लेकर के होगा, है ना। तो इस तरीके की बातें होंगी। अब जैसे कुछ बच्चे केवल जो है उसके मूर्त रूप को देख करके चर्चा करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे जो अमूर्त है, जो नहीं दिख रहा, उसके बारे में भी वो बताना शुरू कर देंगे। वही क्या होगा, और वो तेजी से विचार आता है, क्या होता है, तेजी से विचार। तो सीधी सी बात है कि प्रवाहता के साथ मतलब फ्लुएंसी के साथ जो है क्या करता है, विचार बालक के दिमाग में आते हैं, है ना। मतलब कि वो तेजी से चिंतन करता है उसकी चीज के बारे में। तो यही क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा प्रवाह, ठीक है। तो क्या हो गया, जब ज्यादा विचार कम समय में ज्यादा विचार और अलग अलग तरीके के आते हैं तो वही क्या हो जाएगा आपका, ये प्रवाह हो जाएगा। और सृजनात्मकता के तत्व हैं ये। अब आप समझिए, नए विचार, मैंने कहा ना नए विचार अलग अलग आते हैं अलग अलग क्षेत्र में। जैसे किसी चीज के बारे में, किसी समस्या को आपके सामने रखा गया, अब आप क्या करेंगे, उसके आर्थिक चीजों को सोचेंगे, सामाजिक स्तर को सोचेंगे, है ना। इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो वो डायमेंशन अलग अलग होते हैं। जो यूपीएससी एग्जाम कराती है, जो आंसर राइटिंग होता है, उसमें यही सारे डायमेंशन करने होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं नम्यता की। नम्यता का मतलब क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो नम्यता में क्या होता है दोस्तों, चलिए नम्यता में ये होता है कि जो मान लीजिए किसी बालक के सामने कोई समस्या रख दी जाए, क्या हो, किसी बालक के सामने कोई समस्या अगर रख दी जाती है तो वो बालक कितने तरीकों से उसको हल कर पाता है। जैसे आप गणित का सवाल लगाते हैं तो एक ही सवाल को कई तरीके से, जैसे क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि आपको 5 लाना है, किसी भी तरीके से 5 लाना है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 3 और 2, मान लीजिए मैं इसको 6 कर देता हूं, 6 कर देता हूं, तो आप कहेंगे 3 + 3 हो जाएगा 6, आप कहेंगे 3 और गुणे में 2 कर देंगे 6 हो जाएगा, आप कहेंगे कि 7 - 1 कर देंगे 6 होगा। अब देखिए ये एक मैंने समस्या रख दी और जितने ज्यादा जो है उसमें समाधान आते हैं वही क्या हो जाएगा, वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग। आगे मैं बात करता हूं मौलिकता।
मौलिकता का मतलब ये है, अब जैसे बाकी के लोग केवल एक ही काम कर रहे थे कि गुणा या तो जोड़ कर रहे थे, ठीक है, अब किसी ने क्या किया, इसी में 7 - 1 कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये एक मौलिकता हो गई, मौलिक हो गया, कोई दूसरा नहीं कर रहा था। तो ये क्या होता है, सृजनात्मकता। ये तो सबसे मुख्य तत्व इसका होता है, मौलिकता सबसे मुख्य तत्व अगर देखा जाए तो सृजनात्मकता का होना चाहिए। अब विस्तारण, इलेबोरेशन, इलेबोरेशन का मतलब क्या होगा, अब देखिए जैसे मौलिकता में कोई कवि है, कोई कविता लिखता है तो मौलिक ही तो होती है। अब देखिए, चलिए हिंदी में आप लोग ये सब पढ़ेंगे। रचनाएं जो है दो प्रकार की मैंने बताई भी थी, एक थी मौलिक, है ना, और एक थी अनूदित। क्या थी, एक थी अनूदित रचना। तो अनूदित का मतलब अनुवाद किया हुआ, लिखा किसी और ने, उसका किसी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। और मौलिक का मतलब होता है कि किसी ने रचना को खुद लिखा। तो मौलिक का मतलब क्या हो गया, जो उन्होंने अपनी रचना खुद लिखी। तो यहां पर जैसे कोई कवि है, लेखक है, वो क्या करता है, खुद लिखता है ना। तो अनूदित को छोड़ दीजिए, मौलिक जो रचनाएं होती हैं, तो मौलिक विचार ये हो गए। और विस्तारण की बात करना, इलेबोरेशन, किसी समस्या को किसी के सामने आप रखिए और उसका कहिए कि एकदम डीपली उसकी व्याख्या करिए, तो वो एकदम सृजनात्मक तरीके से उसकी व्याख्या करता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है, सृजनात्मकता। तो आपको ये 4 चीजें रट लेनी है। अब आपका नोट्स इसी तरीके से बनना चाहिए, आप लोग भी नोट करते जाइए, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला जो आपका टॉपिक इसमें आएगा वो है सृजनात्मकता की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया, सृजनात्मकता की प्रक्रिया। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें भी 4 स्तर होते हैं। सृजनात्मकता की प्रक्रिया में 4 स्तर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से होते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आप देखिए, तो जो सृजनात्मकता होती है वो एकदम आसान प्रक्रिया तो होती नहीं है। तो वो एक कैसी प्रक्रिया होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। आप इसे कह सकते हैं कि ये धीरे 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 चलती रहती है। अब क्या आप ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता तुरंत आती है, तो आप कहेंगे नहीं। सृजनात्मकता एक लंबे समय में आती है, लेकिन जो विचार आते हैं, क्या है, सृजनात्मक विचार आते हैं, वो तुरंत आते हैं, वो एकदम बिजली की गति से, तीव्र गति से आते हैं। तो सृजनात्मक विचार, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो सृजनात्मक विचार आते हैं ना, वो अचानक से आते हैं। क्या होता है, अचानक से आते हैं। जैसे कोहलर का बंदर केला पाता है और उसको क्या करता है, खाता, आहा अनुभव। उसी तरीके से सृजनात्मक विचार भी क्या होंगे, अचानक से आएंगे। अचानक से जो है उसको क्या मिल जाएगा, समस्या का हल मिल जाएगा। तो सृजनात्मक विचार अचानक से आते हैं, लेकिन सृजनात्मकता धीरे धीरे आती है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है और ये आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपका आता है, यहां से सीधे सीधे आपका प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा, जो 4 उपक्रम है तैयारी इसके, जो है यहां पर देखिए जो आपके सृजनात्मकता की प्रक्रिया के जो 4 अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं पर ही प्रश्न सीधे सीधे बन जाता है। तो आपको क्या करना है, उन चारों अवस्थाओं को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब समझिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था आपकी है तैयारी या उपक्रम, या इसे आयोजन कहा जाता है। अंग्रेजी वाला ज्यादा ध्यान में रखिए, प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन में क्या होता है, इस अवस्था में समस्या पर काम जो है शुरू किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था कि जिसमें समस्या पर कार्य शुरू किया जाता है, वो कौन सी अवस्था होती है सृजनात्मकता की, तो कौन सी होती है, ये आपकी हो जाएगी आयोजन या इसे प्रिपरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें मानसिक स्तर पर समस्या को समझा जाता है और उससे संबंधित सामग्री को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। जैसे कोई लेखक है, अगर वो अपनी किताब को लिखना चाहता है तो क्या करेगा, वो पहले उससे संबंधित चीजों को एकत्रित करता है ना। मान लीजिए किताब लिखना, एक समस्या उसके सामने रख दी गई है, अब वो क्या करेगा, पहले इस पर काम कुछ शुरू करेगा, फिर उसको लगेगा कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए होंगी, तो वो क्या करेगा, उसके लिए कुछ चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये पहली अवस्था हो जाएगी, क्या है, तैयारी है, या इसे आप उपक्रम या आयोजन कहिए। इंग्लिश याद करिए, प्रिपरेशन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आती है, दूसरी अवस्था जो आती है, यह है उद्भवन। उद्भवन की अवस्था, जिसे इंक्यूबेशन कहा जाता है। आपको इंग्लिश याद रखना ही रखना है, 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है ना, कि पहले तो आपने मानसिक स्तर पर समस्या को समझ लिया और चीजें कुछ इकट्ठी कर ली। अब क्या करना है, मतलब किताब लिखने के लिए चीजें इकट्ठी हो गई, अब समस्या को हल करने की क्रिया, अब किताब लिखना
शुरू कर दिया। तो समस्या को हल करने की क्रिया इसमें क्या होती है, चलती रहती है। और यहां पर एक ये वाला पॉइंट पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कहा गया कि इस अवस्था में व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है। क्या करता है, जो चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है, जो सूचनाएं उसके लिए आवश्यक नहीं है, उन पर वो ध्यान नहीं देता है। तो ये चीज आपकी किसमें आएगी, उद्भवन में आएगी। और इसमें क्या होगा, जो संबंधित समस्या समाधान से संबंधित जो विचार होंगे वो अचेतन मन से किधर आएंगे, चेतन मन की ओर आना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला है प्रेरण। अब प्रेरण, इसका नाम अलग अलग आपको मिलेगा, या तो प्रेरण मिलेगा, प्रदीप्ति मिलेगा, प्रबोधन मिलेगा, या प्रकाश मिलेगा। तो आपको एक चीज याद करनी है, इंस्पिरेशन या इल्यूमिनेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन या इल्यूमिनेशन आपको याद करना। अब इसमें क्या होता है कि अचानक से प्रकाश मिल जाएगा, मतलब समस्या समाधान का जो एक अनुभव होता है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, अचानक से समस्या समाधान हो जाती है, मतलब कि क्या होती है, इल्यूमिनेशन मिलता है, प्रकाश मिलता है, या इंस्पिरेशन मिल जाता है। क्या होता है, इंस्पिरेशन मतलब अचानक से समस्या समाधान हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है प्रमाणीकरण या सत्यापन, जिसे वेरिफिकेशन कहा गया। और इसमें क्या होता है कि जो समस्या का समाधान आया है, अब उसको अन्य स्थितियों में भी क्या करेंगे, हम लोग लागू करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। 4 चीजें आपके सामने आ गई। कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला आपका है आयोजन, उसके बाद है उद्भवन, उसके बाद है प्रेरण या प्रदीप्ति या प्रकाश, और उसके बाद आपका क्या आ गया, उसके बाद आ गया आपका प्रमाणीकरण या सत्यापन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और चीजें नोट करने में भी सहायक होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सृजनात्मक चिंतन। यहां से एक प्रश्न क्या आपको हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये एक ही वीडियो आपकी मिलेगी और ये पूरा आपका सृजनात्मकता इसमें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अब देखिए सृजनात्मक चिंतन। अब यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं 2 चीजें आपको एकदम क्लियरली बताने वाला हूं, ध्यान में रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए जो सृजनात्मक चिंतन है ना, ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे है, अपसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है ये समझिए। अभी 2 चीजें आपको मिलेंगी यहां, मौलिकता से, जहां भी मौलिक चिंतन आ जाए सृजनात्मकता से संबंधित है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो सृजनात्मकता से संबंध यहां पर रखेंगे। ये आगे देखिए, अब यहां पर मैंने बताया कि जो आपकी सृजनात्मकता है वो किस चिंतन से है, वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे, अपसारी चिंतन से संबंधित है। आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि यहां पर हम लोग इतना हम लोग पढ़ के नेक्स्ट चीज जो है अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर पहले क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर 2 चिंतन आपको मैं बताऊंगा। एक मौलिक चिंतन, आप समझ रहे हैं कि यहां पर जो भी आप चिंतन कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी चीजें आप सोच रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, वो मौलिकता को लिए होनी चाहिए, मतलब वो कोई और ना किया हो। ये चीज पहली हो गई। दूसरी चीज क्या है, अब यहां पर एक है चिंतन अभिसारी और एक है अपसारी, ठीक है। अभि का मतलब ये होता है कि वो जो है किसी एक चीज की ओर आता हो, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है और सारी चीजें एक ही तरफ हों, है ना। मतलब कि एक केंद्र की ओर जब चिंतन किया जाता है तो अभिसारी चिंतन होता है। और अगर हम इसी को कहें कि एक बिंदु है, अब इसके बारे में बहुत सारे डायमेंशन में अगर सोचा जाए, आप तुरंत उत्तर लगा देंगे। अप का मतलब होता है फैलाना, अपसार करना का मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है। तो फैलाने का मतलब ये हो गया कि कई सारे, किसी समस्या को आपको अगर मिलती है कोई समस्या, आप उसके कई डायमेंशन में आप सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप कई डायमेंशन में सोचेंगे तो ये अपसारी चिंतन हो जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, एक जो है पॉइंट को केवल ध्यान में रख करके सोचेंगे तो वो अभिसारी, अभि मतलब केंद्र की ओर आता हुआ, तो अभिसारी चिंतन हो जाएगा। अब यहां पर आप समझिए कि क्या कोई सृजनात्मक बालक है वो अभिसारी चिंतन करेगा, किसी एक समस्या के केवल एक बिंदु के बारे में सोचेगा या सभी बिंदुओं के बारे में सोचेगा।
तो आप कहेंगे कि सृजनात्मक जो बालक होगा वो क्या करेगा, बहुत सारी बिंदुओं के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसके चिंतन में नम्यता भी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब कई सारे जो है समस्या के समाधान होंगे। तो आप कहेंगे कि जो सृजनात्मक बालक होगा वो हमेशा कैसा, अपसारी चिंतन करेगा, उसका दिमाग हमेशा खुला हुआ होगा, है ना। अब देखिए, इसीलिए जो अभिसारी चिंतन है इसे बंद अंत या क्लोज एंडेड थिंकिंग कहा जाता है, या बंद बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। बंद बॉक्स का मतलब क्या हो गया, अब इसका चिंतन एक बिंदु पर ही आकर के बंद हो गया है। और अगर अपसारी चिंतन की बात करें तो इसे ओपन एंडेड या खुला अंत चिंतन भी कहा जाता है, या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। क्या, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, अपसारी चिंतन, बालक बाहर की ओर सोचता है। इस बक्से को आप बंद थोड़ी ना कर सकते, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ये खुला या आउट ऑफ बॉक्स चिंतन हो गया, ठीक है। तो ये आपने दो चीजें अच्छे से समझ ली हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे सृजनात्मकता के सिद्धांत पर। तो सृजनात्मकता के सिद्धांत पर हम लोग अगली वीडियो में बात कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली क्लास आपको यहीं से जो है शुरू कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अब आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी मेहनत लगती है उस मेहनत के बदले आप केवल एक चीज करिए, शेयर, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।